जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें। ठीक है, जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। आधुनिकीकरण मतलब जापान में बदलाव किस प्रकार से आए। ठीक है, और इसको समझने के लिए मात्र आपको हम ये 3 पॉइंट बताएंगे। अगर ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसका मतलब इसका जो आंसर है कंप्लीट, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम इसका ट्रिक को समझा लेते हैं दोस्तों, और इसी पर सारा ये आंसर टिका हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, बात है अमेरिका का, जापान का। ठीक है, तो यहाँ पर बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि मान लो कि ये हमारा जापान है। ठीक है, ये जापान है, और जापान जो है वो बहुत सालों तक, यानी लगभग 250 सालों तक ये एक बंद दरवाज़ा का नीति लागू कर रखा था। बंद दरवाज़ा का मतलब है कि ना तो दूसरा देश यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ सकता है, ना यहाँ के लोग किसी दूसरे देश जा सकते हैं। मतलब ये अपना देश को बंद करके रखे थे। कौन? जापान। दूसरा देश को यहाँ पर आने का एंट्री नहीं दिए थे यहाँ के सरकार। लेकिन जो अमेरिका है वो ज़बरदस्ती क्या करता है, यहाँ पर आता है और कहता है कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, आप हमसे दोस्ती करो, हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे। तो जापान इस बात को मना कर देता है। तो अमेरिका इसको धमकी देता है कि अगर आप मेरा बात को नहीं माने तो जब हम अगले बार आएंगे तो हम युद्ध करेंगे। तो इस वजह से जापान फिर डर जाता है और बोल देता है कि ठीक है, आइए और व्यापार कीजिए। तो वही बात यहाँ पर बताया गया। अमेरिका के जो एक अधिकारी हैं जिसका नाम है पेरी, ये इसका शॉर्टकट नाम है। ठीक है, पेरी। और जापान में उस समय जो शासक थे, जो जापान को चलाने का काम करते थे, जापान के जो राजपाट को संभाल रहे थे, उसका नाम है शोगुन। यही दोनों के बीच में विवाद होता है। ठीक है, अमेरिका यहाँ पर शोगुन के पास एक पत्र लिखता है जिसमें कहता है कि आप मुझे व्यापार करने के लिए यहाँ पर आने के लिए दो। लेकिन जापान तो पहले से इसका एक रूल था, ना यहाँ कोई आ सकता है, ना यहाँ का व्यक्ति बाहर जा सकता है। लेकिन जब जापान इस बात को इनकार कर दिया तो अमेरिका डायरेक्ट धमकी देने लगा जापान को कि हम युद्ध से आपको उड़ा देंगे। तो इस वजह से जापान के जो सरकार थे शोगुन, वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब ये डर गए ना, तो अमेरिका को बोल देते ठीक है, आकर के आप यहाँ पर क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। अब क्या होता है, यहाँ पर जापान की सरकार तो हार गई, शोगुन। अब यहाँ की जनता को नाराजगी हुआ कि ये कैसी सरकार है जो दूसरे देश को घुसने के लिए यहाँ पर दे दिया जा रहा है। तो इस शोगुन सरकार को हटा दिया जाता है और इसके जगह में एक नया शासक को लाया जाता है जिसका नाम है मेजी, है ना, नया जापान का सम्राट, जिसको नाम क्या है, मेजी। ठीक है, अब मेजी ये भी एक व्यक्ति थे। शोगुन राजा को हटा दिया गया, ये जो शोगुन शासक था चलाने वाला जापान को, उसको हटा दिया गया। और अब जापान को चलाने का अधिकार किसको दे दिया गया, मेजी को। और मेजी को सम्राट बोला जाता है, सम्राट मेजी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेजी एक सिर्फ ऐसा नहीं थे कि सिर्फ जापान को चलाते थे, बल्कि बहुत सारे राजाओं को, जो एक मैन नेता होता है ना, उसको बोला जाता है सम्राट। सम्राट का मतलब देखिए दोस्तों, मान लो इस क्षेत्र को एक राजा चला रहा है। ठीक है, और ये भी एक अलग क्षेत्र है, इसको एक ए राजा चला रहा है। एक और अलग क्षेत्र है, इसको ए राजा चला रहा है। तो सभी राजाओं को जो मैन मालिक होता है ना, उसको बोला जाता है सम्राट। तो ये मेजी कोई खास व्यक्ति थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा मैन, ये खास व्यक्ति थे जो कई राजाओं को मैन लीडर हुआ करते थे। और उसी के हाथ में मिल गया अब जापान का राजपाट। ठीक है, तो जैसे ही मेजी जापान में कदम रखते हैं, आधुनिकीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। आधुनिकीकरण मतलब बदलाव, विकास, जापान का विकास होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है दोस्तों कि जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो जब तक शोगुन जापान में थे तब तक कुछ भी विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कौन आ गया, मेजी, जैसे ही मेजी आ जाता है, वो क्या करने लगता है, अपने आप में अधिक से अधिक विकास करने लगते हैं। इनको लगता है कि आज हमारे अमेरिका यहाँ पर घुस गया है तो हमको इससे भी ज़्यादा ताकतवर देश बनना है। और इस प्रकार से करके जो मेजी हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जापान को एक आधुनिकीकरण मतलब एक नई दुनिया में ले जाते हैं। अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों, और भी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना की भूमिका को देखते हैं। जापान का आधुनिकीकरण विश्व इतिहास का सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक है। मतलब जो इसका आधुनिकीकरण हुआ ना, आधुनिकीकरण मतलब जो इसमें का बदलाव हुआ ना, वो बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक बदलाव हुआ। ऐसा आज तक कोई भी देश में बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए कहा गया कि जापान का आधुनिकीकरण पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा चमत्कारी घटना में से एक माना जाता है। जापान एक पिछड़ा
और दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग वाला देश था। जापान एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा देश था और दुनिया से पूरी तरह से ये अलग वाला देश था। ना यहाँ पर कोई जाता था, ना यहाँ पर कोई आता था, ठीक है। लेकिन मात्र 30 से 40 वर्षों के भीतर ही, मात्र जब जैसे ही यहाँ पर नया सरकार बनती है ना, वैसे ही 30 से 40 वर्षों के भीतर ही जापान ने खुद को महाशक्ति देश के रूप में बदल लिया। कब? जब यहाँ पर एक सम्राट आते हैं, कौन? मेजी सम्राट। जैसे ही मेजी सम्राट आते हैं, 30 से 40 वर्षों के अंदर पूरा का पूरा जापान को एक महाशक्तिशाली देश के रूप में बदल देते हैं और तेजी से इसका आधुनिकीकरण हुआ, मतलब इसका विकास हुआ। और जो 30 से 40 वर्षों में ही जो इतना सारा परिवर्तन हुआ, इतना सारा बदलाव हुआ ना, तो इसी परिवर्तन काली है ना, यही जो परिवर्तन हुआ ना, तो इसी परिवर्तनकारी काल को इतिहास में मेजी युग कहा गया। मतलब जो 30 से 40 वर्षों के अंदर इतना सारा अचानक परिवर्तन, अचानक इतना सारा विकास, नया बदलाव जो हुआ ना, तो इस इतिहास को मेजी का युग कहा गया। मेजी क्यों? क्योंकि मेजी जो आए नया सम्राट, तभी तो ये परिवर्तन हुआ ना, इसलिए इस इतिहास को मेजी का युग कहा गया कि मेजी के समय में ही ये क्या हुआ, इसका आधुनिकीकरण हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पुराना जापान। पुराना जापान मतलब क्या? जब शोगुन यहाँ पर राजपाट कर रहे थे। आखिर आधुनिकीकरण परिवर्तन कब हुआ? जब मेजी आए तब ना। लेकिन जब पुराना जापान की बात करें, जब शोगुन थे, तब क्या वहाँ का दशा था, वो जरा देखिए। पुराना जापान 1868, अगर समय आता था तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आगे से चलेंगे, ठीक है। 1868 से पहले जापान पर शोगुन मतलब वही सैन्य शासक जो जापान को चलाते थे, ठीक है, का नियंत्रण था। जापान ने लगभग 250 वर्षों तक बंद दरवाजा की नीति अपनाई। ना कोई दूसरे देश को यहाँ पर आने दिया जाता था, ना यहाँ के लोग कहीं दूसरे देश जाते थे व्यापार करने के लिए, जिसके तहत विदेशियों का आना और जापानियों का बाहर जाना प्रतिबंध था। ना तो विदेश के कोई लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ना जापान के लोग बाहर जा सकते हैं। ऐसा वहाँ के शोगुन सरकार मना करके रखे थे, ठीक है। ये पुराने जापान का हाल। और समाज में समुराई का दबदबा था। समुराई वो लोग थे जो अपने आप को बड़े समझते थे और छोटे लोगों को दबा करके रखते थे, ठीक है। तो समाज में समुराई का दबदबा था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी। अर्थव्यवस्था मतलब लोगों का खान पीन, दिन भर का काम, सब कृषि पर ही वो लोग निर्भर थे। ऐसा जापान की पहली दशा था। लेकिन अभी जब नया सम्राट यहाँ पर बनते हैं मेजी, तो यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। ये पुराना जापान है। अब आगे देखिए, आधुनिकीकरण का तत्कालिक कारण, यानी जो जापान का आधुनिकीकरण हुआ, नया नया बदलाव आया, इसका तत्कालिक कारण मतलब जो मेन कारण है, मुख्य कारण कह सकते हैं, वो दो है, एक ये और एक ये। यही दो ऐसा कारण है जिसकी वजह से जापान आगे बढ़ा है और उसमें परिवर्तन आया। नहीं तो आज तक परिवर्तन नहीं आता, जापान वहीं का वहीं रह जाता। क्यों? सो देखिए, दो ही ऐसा मेन कारण है। पहला तो कमोडोर पेरी का आगमन। कमोडोर पेरी वही है जो मैंने इसके पहले भी बताया था आपको। पेरी शॉर्टकट नाम अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के पेरी एक अधिकारी हैं जो जापान को क्या किए थे, धमकी दिए थे कि युद्ध करेंगे, हमको यहाँ पर आने दो, ठीक है। लेकिन ये डर से आने के लिए दे देते हैं। उसके बाद यहाँ के जनता शोगुन को हटा देते हैं, तब यहाँ के जनता मेजी को चुनते हैं, तब इसका क्या होता है, आधुनिकीकरण होता है। अगर अमेरिका के अधिकारी पेरी इसको धमकी नहीं देते हैं तो आज मेजी नहीं आते हैं, और मेजी नहीं आते हैं तो आधुनिकीकरण नहीं होता, ठीक है। तो अमेरिका के एक अधिकारी हैं कमोडोर पेरी का आगमन। जब ये जैसे ही जापान में इसका आगमन होता है, आगे देखिए क्या होता है। साल 1853 में अमेरिका के नौसेना के अधिकारी, ये जो पेरी है ना, वो एक नौसेना का अधिकारी थे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सन 1853 में पेरी 4 आधुनिक युद्धपोतों के साथ जापान के तट पर पहुंचते हैं। इसका मतलब समझो, देखो क्या करते हैं, जो पेरी हैं अमेरिका के व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 आधुनिक मतलब नया नया टेक्नोलॉजी वाला युद्धपोतों मतलब जो दोस्तों, जो बड़े बड़े पानी का जहाज हैं जिससे युद्ध होता है, ठीक है, पानी युद्ध है ना, जो जहाज़ों के माध्यम से पानी पर युद्ध किया जाता है, समुद्र में युद्ध किया जाता है। तो वो युद्धपोतों को लेकर के, बड़े बड़े विमानों को लेकर के जापान के तट पर पहुंच गया, यानी जापान का जो समुद्री है ना, उसके तट पर पहुंच गया। उन्होंने जापान को व्यापार के लिए दरवाजा खोलने या युद्ध झेलने की चेतावनी दी। ये जो अमेरिका के जो पेरी थे ना, सीधे उसके तट पे पहुंच जाते हैं और 4 बड़े बड़े युद्धपोतों को, मतलब युद्ध करने वाले बड़े बड़े महान जहाज़ों को लेकर के उसके तट पर पहुंच जाता है। और वहां पे कहता है कि आप मुझे अपने देश में व्यापार करने के लिए दरवाज़ा दोगे, यानी खोलोगे, या दरवाज़ा खोलने का मतलब कि अपने देश में मुझे व्यापार करने के लिए दोगे, या हम युद्ध
करें, यानी युद्ध झेलने की चेतावनी दे दिया, या तो दरवाज़ा खोल दो या तो युद्ध झेलने की चेतावनी रखो, ऐसा ये धमकी देने लगे। डर के कारण अमेरिका की बातों को जापान मान जाता है। अब डर गया कौन? जापान के जो शासक थे, ठीक है। जब वो डर जाते हैं तो इसको जापान में आने का ऑर्डर दे देते हैं, है ना, और अमेरिका के साथ व्यापार का रास्ता खोल देते हैं कि ठीक है आप आइए और हमारे यहाँ व्यापार कीजिए। लेकिन जापान के लोग इससे नाराज हो जाते हैं कि अभी तक सरकार ये नीति चला के रखी थी, ना तो कोई बाहर जाएगा ना बाहर के देश यहाँ आएगा, तो फिर ये अमेरिका को क्यों घुसने दिए। इसी से जापान के लोग नाराज हो जाते हैं और जो शोगुन के राजा यानी वहाँ शासक होते हैं, चलाने वाला राजपाट को, उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगमन किसका हो गया? पेरी का आगमन हो गया। किसका आगमन हो गया? पेरी का आगमन हो गया। और जैसे ही पेरी का आगमन हो गया, शोगुन शासक को अंत कर दिया जाता है और उसकी जगह नया शासक लाया जाता है, मेजी का पूर्ण स्थापना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? मेजी पूर्ण स्थापना, मतलब मेजी को दोबारा लाया जाता है। पूर्ण स्थापना मतलब क्या? दोबारा लाना, ठीक है। तो बदलते हालातों को देखते हुए, हालत तो बदल चुके थे, अमेरिका प्रवेश कर चुके थे, तो बदलते हालत को देखते हुए 1868 में शोगुन के शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है, और सत्ता सम्राट मेजी को सौंप दिया गया, यानी मेजी को सौंप दिया गया, ठीक है। मेजी आते ही शिक्षा, तकनीकी व अन्य क्षेत्रों में विकास करना शुरू कर दिया और देश के विकास के लिए एक मूल मंत्र आने की एक नारा दिया, फुकोकू क्योहेई, ठीक है। एक नारा दिया जिसका नाम क्या था? फुकोकू, ठीक है, क्योहेई। इसका मतलब है अमीर देश मजबूत देश, कि अब हमको अमीर देश बनना है और मजबूत देश बनना है। अगर ये नारा नहीं आप लिख पा रहे हैं तो सीधा सीधे लिख देना, इसका एक नारा था अमीर देश मजबूत देश, कि अब हम लोग को अमीर देश बनाना है और मजबूत देश बनना है, ठीक है। अमीर देश बनेगा कब? जब मजबूत सेना होगा, तभी तो सेना को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। तो उनका कहना है कि अमीर देश होगा जब हम मजबूत सेना को करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मैन दोस्तों कि जब पहले के शासक को हटा दिया जाता है और मेजी को लाया जाता है तो अब क्या क्या बदलाव होता है ना, यानी आधुनिकीकरण के प्रमुख चरण व सुधार कि नया नया क्या इसमें बदलाव होते हैं, उसके चरण और सुधार क्या क्या होता है उसके बारे में। जापान ने पश्चिमी देशों का मतलब हो गया दोस्तों उस समय जो देश सामने थे, जैसे रूस, फ्रांस, चीन, ठीक है, ये सब देश हैं। तो जापान ने पश्चिमी देशों की नकल करने की बजाय उनके अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृति में डाला। देखो, जापान दूसरे देशों को नकल नहीं कर रहा था उस समय, बल्कि दूसरे देशों के अंदर जो अच्छाई चीज़ था वो अपने देश में शामिल कर रहे थे। जब ये नया यहाँ पर शासक बना, ठीक है, नया सम्राट बना, तो और भी जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश का मतलब दोस्तों वहाँ पर जो और भी देश थे उसमें से जो उन देशों की अच्छाई चीज़ें थी उसको अपने देश में शामिल किया, देखा सीखी से अपने देश में उसको लागू किया, और जो चीज़ बुराई चीज़ था, जो गलत था, उसको अपने देश में शामिल नहीं किया। इसी प्रकार से वो अपना देश को आगे ले गए, ठीक है। पहला, सामंतवादी की समाप्ति। सामंतवादी वो लोग थे जो पहले अमीर हुआ करते थे, जमींदार लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, ये लोग हमेशा गरीबों को सताते थे। तो ये चीज़ पहली बात सरकार आते ही इसको समाप्त कर दिया गया। सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और देश में केंद्रीय शासन लागू किया गया। मतलब कोई भी गरीब लोगों पर सामंती लोग अधिकार नहीं जताएंगे, केंद्रीय शासन लागू किया गया। मतलब वहाँ के जो सम्राट सरकार बने ना, वही रह करके चारों तरफ क्या करेंगे? देखभाल करेंगे, ठीक है, बीच में रहेंगे और चारों तरफ देखभाल करेंगे। तो केंद्रीय सरकार का मतलब हो गया जो एक सरकार सभी तरफ चलाए बीच में रख करके, ठीक है। तो अब सामंती लोग जो हैं वो गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि अब एक शासन होगा, केंद्रीय शासन, जो कौन होंगे? हमारे सम्राट होंगे, जिसको नया शासक बनाया गया था, और वही शासन करेंगे पूरे एरिया पर। नेक्स्ट है मेजी संविधान। जब मेजी को नया सम्राट बनाया गया ना, तो वहाँ पर एक नया संविधान भी लागू किया गया। जो दूसरे देश में अच्छाई चीज़ था उसको अपने संविधान में लागू कर लिया गया, और जो गलत चीज़ था उसको हटा दिया गया। जर्मनी के एक मॉडल पर आधारित जापान का पहला नया संविधान लागू किया। देखो, मेजी जैसे ही आया ना, जर्मनी के संविधान को देखें, जो जर्मनी के संविधान का नियम कानून था ना, वो इसको पसंद आया, ठीक है। तो सेम जर्मनी के संविधान के जैसा मॉडल था, वही सेम मॉडल को ये अपना नया संविधान में लागू करवाया, जिसमें सम्राट को सर्वोच्च शक्ति दी गई। यानी संविधान में ये लिखा गया कि सम्राट सबसे ज़्यादा सर्वोच्च शक्ति वाला शासक होगा, क्योंकि ये खुद ही एक क्या थे? सम्राट थे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।
आर्थिक औद्योगिक सुधार, ठीक है। आर्थिक मतलब ये दोस्तों उस समय आर्थिक स्थिति सही था, पैसे लोग कमा रहे थे। आर्थिक मतलब वही रोजमर्रा, ठीक है, रोजगार समझो। और औद्योगिक मतलब हो गया जैसे टेलीग्राफ हो गया, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हो गया, ये सब चीज़ें जो बन रहा था जिसकी वजह से विकास हो रहा था जापान का, ठीक है। तो देश में तेज़ी से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, टेलीग्राफ नेटवर्क बिछाया जा रहा था, आधुनिक बंदरगाह विकसित हुई। आधुनिक मतलब नया नया बंदरगाह, मतलब हाँ जो पानी जहाज क्या होते हैं, बड़े बड़े जहाज का स्टेशन समझो, जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे ही बड़े बड़े जहाज़ों को खड़ा करने का एक स्टेशन होता है जिसको बंदरगाह कहते हैं। ये सब का विकास हुआ जो कि पहले यहाँ पर नहीं था जापान में। सरकार ने शुरुआत में खुद फैक्ट्रियाँ लगाई और बाद में उन्हें बड़े बड़े निजी व्यक्तियों का घरानों को सौंप दिया गया। बड़े निजी मतलब बड़े बड़े जो व्यक्ति थे ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी था, उन सारे व्यक्तियों को सौंप दिया गया कि तुम लोग चला रहो, हमको पैसा देना, इतना पैसा यानी परसेंटेज पर, ठीक है। सेना का आधुनिकीकरण किया गया, यानी कि सेना में बदलाव किया गया। जापान का सेना सबसे पीछे था, तो जापान के सेना को सबसे आगे किया गया, तो वही लिखा गया सेना का आधुनिकीकरण। अनिवार्य सेना सेवा लागू किया गया, ठीक है, यानी कि अब किसी भी वर्ग का व्यक्ति सेना में शामिल हो सकता था, ठीक है। पहले सभी लोग सेना में शामिल नहीं होते थे, अब हर एक व्यक्ति सेना में शामिल हो सकता है। और देश के प्रत्येक युवा के लिए सेना में कुछ वर्ष सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया कि देश के हर एक युवा कुछ ना कुछ समय के लिए सेना में अपना योगदान जरूर देगा। आगे देखिए दोस्तों, जापान ने ब्रिटिश नौसेना की तर्ज पर आधुनिक नेवी और जर्मन सेना की तर्ज पर आधुनिक थल सेना तैयार की। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, दो देश का बात हुआ, एक ब्रिटिश और एक यहाँ पर बात हुआ जर्मन। तो देखो, ये जो जापान की सरकार है ना, वो दूसरे देश से देखते थे कि क्या वहाँ पर सही है, वहाँ के सैनिक कैसे काम करते, कैसे लड़ते, कैसे तैयार करते, वैसे ही हम भी करेंगे। तो हमारे यहाँ जापान की जो सरकार है ना, वो दो प्रकार की सेना तैयार कर रहे थे। एक को जल सेना, जल सेना को ही नेवी सेना कहा जाता है, ठीक है। और थल सेना, थल सेना मतलब जो जमीन पर लड़ने के लिए होते हैं उसको बोलते हैं थल सेना। तो जापान सरकार दो प्रकार की सेना तैयार करना चाहते थे, एक नेवी यानी जल में लड़ने वाले सेना और एक थल सेना जमीन पर लड़ने वाले सेना। और ये दोनों सेनाओं का तैयारी दूसरे देश से देख करके कर रहे थे। नेवी सेना का तैयारी ये ब्रिटिश की नौसेना के तर्ज पर आने की उसका देखा सीखी से कर रहे थे, और थल सेना का तैयारी ये जर्मन सेना से कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। जापान ने माना कि ताकतवरों देशों की ताकत का राज उनकी शिक्षा है, कि कोई भी देश अगर ताकतवर हुआ है तो उसका राज उसकी शिक्षा है। पहले वहाँ के लोग शिक्षित हुए तभी वो देश ताकतवर हुआ। इसीलिए 1872 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दिया गया कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए। समाज में छुआछूत और वर्ग भेदभाव के जो कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। पहले जो छुआछूत तो भेदभाव की नीति था ना, इस सब को खत्म कर दिया गया। राजधानी में परिवर्तन किया गया। देश को एक नया पहचान देने के लिए राजधानी को क्योटो बदल करके इसका टोक्यो कर दिया गया। पहले जो हमारा जापान की राजधानी था वो कहाँ था, क्योटो था, वहाँ से बदल करके अब टोक्यो कर दिया गया। वर्ग विहीन समाज, पहले 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग के लोग रहते थे, समुराई, किसान, कारीगर और व्यापारी। एक दूसरे से भेदभाव करते थे। ये सभी के बीच जो कानूनी अंतर था ना, किसी को ज़्यादा अधिकार मिला था, किसी को कम मिला था, ये सभी कानूनी अंतर को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि जब आधुनिकीकरण हुआ, इतना ज़्यादा विकास हुआ जापान का, तो क्या जापान कुछ मजबूत हुआ, यानी कि आधुनिकीकरण के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट मिला इसका। तो जापान के इस तीव्र आधुनिकीकरण के परिणाम अत्यंत ही प्रभावशाली रहे, जिसे दुनिया ने 2 बड़े योद्धा में देखा गया। यानी जब जापान का आधुनिकीकरण हुआ ना, तो सिर्फ जापान के ही लोग नहीं देखे बल्कि पूरा दुनिया देखा कि जापान कैसे तरक्की किया। और इसका जागता उदाहरण यहाँ पर 2 है। प्रथम चीन जापान युद्ध, जब 1894 से 95 के बीच में चीन से जापान का युद्ध होता है, तो जापान ने अपने से कई गुना बड़े देश चीन को हराकर अपने सैन्य ताकत का लोहा मनवाया, ठीक है, और कहा कि देखिए हमारे सैनिक अब लोहा है। चीन जो जापान से कई बड़े ताकतवर देश थे उसको हरा दिया। रूस का भी जापान से युद्ध होता है 1904 से 5 में, तो उसको भी हरा देते हैं। जापान ने रूस जैसे विशाल साम्राज्य को हरा करके पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इतिहास में पहली बार किसी एशिया देश, जापान, देखो जो जापान था वो एशिया देश में आता था, ठीक है, और भी सारे देश थे, लेकिन पहली बार एशिया देश के कोई ऐसा ताकतवर देश था, जापान ने किसी महाशक्ति यूरोपीय देश रूस को हराया। पहला ऐसा देश था जापान जो एक बहुत ही ताकतवर देश रूस को हराया। आते हैं दोस्तों निष्कर्ष में। निष्कर्षतः जापान का आधुनिकीकरण इतिहास का एक
अभूतपूर्व घटना है, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला घटना है। जापान ने पश्चिमीकरण को तो अपनाया, पश्चिमीकरण मतलब अलग अलग देशों से देख सीख करके काम तो किया, लेकिन अपनी संस्कृति, जड़ों को, भाषा को और राष्ट्रीय गौरव को कभी नहीं छोड़ा। मतलब दूसरे देशों की चीज़ों को अपनाया, लेकिन अपने देशों की संस्कृति, रीति रिवाज को कभी नहीं भूला। बिना अपनी पहचान खोए आधुनिक बनने की जापान की यह कला आज भी विकासशील देशों के लिए एक महान प्रेरणा है। मतलब ये अपने पहचान को नहीं खोएं। जापान बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन अपने पहचान को नहीं खोएं, ठीक है। और आधुनिक बनने की, आधुनिक मतलब नया टेक्नोलॉजी, नया विकास करने की जापान की यह जो कला है ना, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा विकास कर जाना। विकासशील देश मतलब जो देश अभी पूरा पूरा विकास नहीं हुआ है, जिसका पूरी आधुनिकीकरण नहीं हुआ, जो नए रास्ते पर नहीं चले, वो सब देश इससे महान प्रेरणा ले सकते हैं। जापान से प्रेरणा उसको मिल सकता है जो देश अभी विकास पूर्ण रूप से नहीं किए हैं। वो जापान के विचार को, जापान के तरीके को देख करके वो खुद से भी विकास क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। विकासशील देश मतलब जो पूर्ण रूप से भी विकास नहीं किए हैं, विकास के रास्ता पर चल रहे हैं, वो सारे देश जापान के विचार, जापान की जो जिस प्रकार से जापान ने तरक्की किया, ठीक है, उस सब को देख करके वो भी एक अपना क्या कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।